अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ADN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तालीमी हलकों, सरपरस्त और तलबा के आगे झुकी हुकूमत। वबा से महफूज शहरों में खुलेंगे स्कूल व कॉलेज। औरंगाबाद में तालीम पर पाबंदी रहेंगी बरकरार। वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनीस शेख के इस्तीफे की खबर बेबुनियाद। वक्फ चेयरमैन वजाहत मिर्जा ने की इस्तीफे की तरदीद। मांडकी में दरगाह हजरत नूरुल हुदा की जमीन पर कब्जे की कोशिश नाकाम। गैर कानूनी कब्जे पर चला वक्फ बोर्ड का बुलडोजर। और तीसरी लहर में जोर पकड़ रहा है कोरोना ज़दा मरीजों के आंकड़ों का खेल। आज शहर में मिले कोरोना के 636 नए मरीज। अब खबरें तफसील से। तालीमी हलकों, सरपरस्तों और तलबा के लगातार बढ़ते दबाव के आगे झुकते हुए हुकूमत ने 24 जनवरी से स्कूल और कॉलेज खोलने का ऐलान कर दिया। वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने मुकामी इंतज़ामिया को फैसला लेने का इख्तियार भी दिया, लेकिन औरंगाबाद में अभी स्कूल बंद ही रहेंगे। यह ऐलान म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने किया। जनूबी अफ्रीका में कोरोना के मुबैना वेरिएंट ओमिक्रॉन के पैदा होने की खबर के साथ फिर से पूरी दुनिया में खतरे की घंटी बजा दी गई थी। ओमिक्रॉन हिंदुस्तान में तो कहीं नज़र नहीं आया, लेकिन उसके शोरगुल में चुपके से कोरोना की तीसरी लहर आ गई। फिर से पाबंदियों का मुज़िर दौर शुरू हो गया। टेस्ट की तादाद बढ़ा दी गई तो मरीज़ भी बढ़ने लगे और ये तादाद इंतहाई तशवीशनाक हद तक पहुंच गई। इससे भी 10 गुना कम मरीजों के मिलने पर हुकूमत व इंतज़ामिया ने लॉकडाउन लगाकर निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दी थी। अब भी पाबंदियां लगाई गई, लेकिन टीके, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग लाजमी कर दिए गए और वबा से हिफाजत के नाम पर तालीम और सयाहत पर ब्रेक लगा दिया गया। गुज़िश्ता 2 साल से घरों में पड़े तलबा अब तंग आ चुके हैं। उनका ज़बरदस्त तालीमी नुकसान हो चुका है। इसलिए तालीमी हलकों और सरपरस्तों की जानिब से स्कूल व कॉलेज खोलने के लिए हर रोज़ मुतालबा किया जा रहा है, जिसके आगे झुकते हुए महकमे तालीम ने पीर से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग क्लासेस खोलने का ऐलान किया। 24 तारखेपासून या संदर्भामध्ये जे आहे ते आता शाळा सुरू करण्यासंदर्भामध्ये फक्त 1ली ते 12वी असेल आणि प्री प्रायमरी एज्युकेशन या दोन्हीच्या बाबतीत सुद्धा हा निर्णय झालेला आहे आणि या शाळा आता सुरू करण्यासंदर्भामध्ये माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितले। शाळा सुरू करत असताना सातत्याने आपण मागील 2 वर्षापासून पाहत आहे की आपण कोरोनाशी जो मुकाबला करत आहोत, त्या संकटाशी जो सामना करत आहोत, त्याच्यामध्ये आम्ही एक गोष्टीची नेहमीच काळजी घेतलेली आहे। ती काळजी यापुढे पण आम्ही घेणार राहणार आहोत आणि ते या माध्यमातून मला सगळ्यांना सांगायचं आहे की मुलांचं आरोग्य आणि मुलांची सुरक्षितता ही आमची सातत्याने प्राथमिकता राहिलेली आहे। त्यामुळे या गोष्टीकडे सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये लक्ष देऊन आम्ही आमच्या एसओपीज मध्ये सुद्धा सांगितलेलं आहे की पूर्णपणे स्थानिक परिस्थितीचं सातत्याने जे आहे ते मॉनिटरिंग केलं गेलं पाहिजे। अधिकाऱ्याच्या माध्यमातून परिस्थितीचा पूर्णपणे आढावा घेऊन त्याच्या तऱ्हेनेच भविष्यामधले पुढचे निर्णय घेण्यात यावे आणि त्यामुळे पूर्णपणे काळजी घेऊनच या शाळा सुरू करण्यात याव्यात, अशी सुद्धा मी आपल्या माध्यमातून जाहीर करते की मागील काळामध्ये सुद्धा ज्यावेळेला आपण या शाळा सुरू करण्यासंदर्भात निर्णय घेतला त्यावेळी पेडॅगॉजिक टास्क फोर्सने आम्हाला एसओपी सांगितल्या होत्या। आमच्या जे एसओपी होत्या त्याच्यामध्ये याचा उल्लेख आहे, त्याच्यामध्ये पालकांची संमती आवश्यक आहे आणि त्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक संमत येतात ते विद्यार्थी शाळेत येतील, परंतु शिक्षण कोणाचंही थांबू नये हा आमचा मागील काळापासून प्रयत्न सुरू आहे आणि तो भविष्यातही सुरू आहे। त्यामुळे कोणत्याही विद्यार्थी शिक्षणापासून बाजूला राहणार नाही या दृष्टिकोनातून। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनीस शेख के इस्तीफे की बेबुनियाद खबर फैलने से आज शहर में खलबली मच गई। वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वजाहत मिर्जा ने CEO अनीस शेख के इस्तीफे की तरदीद की और इस खबर को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। बरसों के बाद महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड को अनीस शेख की शक्ल में फुल टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिला। बोर्ड की कमेटी के तमाम मेंबरान और चेयरमैन भी मुंतखब हुए।
अब वक्फ बोर्ड पूरी तरह फ़आल, बाइख्तियार और कारकर्द हो चुका है। हालिया अरसे में बोर्ड ने कई अहम फैसले लिए। साथ ही वक्फ ज़मीनात हड़प करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की शुरुआत हुई। आज ही बोर्ड ने मांडकी में वक्फ बोर्ड पर किए गए कब्ज़ों को हटाया। अब जबकि वक्फ बोर्ड फिर से संभलने और मजबूती से अपने कदम जमाने की कोशिश में लगे हुए हैं, आज सीईओ अनीस शेख के इस्तीफे की खबर से इसे एक झटका लगा। हमने सीईओ से राब्ता कायम करने की कोशिश की ताकि इस खबर की सच्चाई का पता चले, लेकिन सीईओ अनीस शेख दोपहर से पहले अपने दफ्तर से चले गए। हमने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वजाहत मिर्ज़ा से फ़ोन पर बात की। वजाहत मिर्ज़ा ने इस खबर को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि सीईओ अनीस शेख ने इस्तीफ़ा नहीं दिया है। हाँ साहब, ये वक्फ बोर्ड ये सीओ साहब के जो आप सीओ साहब से बात कर लो, उनने डिनाई किया सब। जी नहीं दिया, मतलब आप उनसे बात कर लीजिए। औरंगाबाद टाइम्स में जो न्यूज है टोटली उनका कहना है कि गलत न्यूज है। जी आप जी सीओ साहब से एक बार बात कर लीजिए ना। जी साहब, जी मैं बात करता हूँ, मैं लगाता बात कर लीजिए। उन्होंने डिनाई किया है, ऐसे कुछ नहीं है बोलते, डिनाई किया, उन्होंने रिलीज भी किया है। मुझे लगता है बात कर लीजिए। कुछ दिनों से वक्फ हलकों में ये खबर गश्त कर रही है कि वक्फ का अमला सीईओ अनीस शेख से ताउन नहीं कर रहा है। इनके कामों में रुकावटें डाली जा रही है, जिससे अनीस शेख तंग आ चुके हैं और इस्तीफ़ा देने की तैयारी में है। लेकिन आज वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वजाहत मिर्ज़ा ने एडीएन से बात करते हुए वाज़े किया है कि अनीस शेख एक काबिल और दयानतदार अफसर है। वो वक्फ बोर्ड में काम करते हैं। बोर्ड को ऐसे ही ऑफिसर की ज़रूरत है। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड ने आज फिर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के मज़ाफ़ाती देहात मांडकी में दरगाह नूरुल हुदा की 10 एकड़ ज़मीन पर किए गए नाजायज़ कब्जे पर बुलडोज़र चला दिया। मांडकी में दरगाह हज़रत नूरुल हुदा की 87 एकड़ इनामी ज़मीन है, जिसका वक्फ बोर्ड में इंदराज है। हालिया दिनों में दरगाह की 10 एकड़ खुली ज़मीन पर कुछ लोगों ने टीन के शेड ठोककर गैर कानूनी तरीके से कब्जे कर लिए। इसके खिलाफ शिकायतें मिलने पर वक्फ बोर्ड इंतज़ामिया हरकत में आया। महकमे महसूल के अफसरान और मुतालिका पुलिस थाने की भारी नफरी के बाद आज इस ज़मीन से नाजायज़ कब्जा हटाया गया। बोर्ड ने बुलडोज़र की मदद से ज़मीन पर बनाए गए टीन के शेड तोड़ दिए। इस मौके पर कुछ लोगों ने इस कार्रवाई में मदाखलत करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जैसे ही खाकी वर्दी का रौब दिखाकर इन्हें मदाखलत से रोक दिया। ज़िला वक्फ ऑफिसर फैज़ अहमद ने बताया कि ये ज़मीन दरगाह नूरुल हुदा की इनामी ज़मीन है, जिस पर से आज कब्ज़ा हटा लिया गया। फैज़ अहमद ने कहा कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कब्ज़ा करने वालों के खिलाफ अब ऐसी ही कार्रवाई होंगी। हमारे मिनिस्टर साहब जनाब नवाब मलिक साहब, इसी तरह हमारे चेयरमैन साहब वजाहत मिर्ज़ा साहब, उसके अलावा अली जनाब बोर्ड मेंबर जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, फौजिया मैडम, वो दीगर बोर्ड मेंबर और हमारे सीईओ साहब, उनके डायरेक्शन में ये काम चल रहा है। इसके बाद भी आगे का स्टेप ये लोग तय करेंगे, उस हिसाब से कार्रवाई की जाए। हमारे जो बोर्ड मेंबरान हैं, चेयरमैन हैं, मिनिस्टर साहब है, सीईओ साहब है, ये लोगों के पास है ऐसे कुछ स्कीमात, उसमें जो है इंशाल्लाह गरीब लोग भी मुसलमान बसेंगे, ये तवक्को रखता हूँ है। और भी ज़मीनात है और पूरे महाराष्ट्र में हमारी मुहिम चढ़ी है और हमारे हर डिस्ट्रिक्ट, हर रीजनल में ये काम चालू हो चुके हैं। और वक्फ की ज़मीन पर अगर किसी ने अतिक्रमण वगैरह किया है और अब करने वाला है तो उसने दरबार सोचना चाहिए, उसमें घबराहट महसूस होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सच है, हमारे को हर दफ़ा काफ़ी उनकी हिदायत मिलती है, उनकी रहनुमाई मिलती है और काफ़ी अच्छी तरीके से रहनुमाई करते हैं। कहीं रुकावट आई तो हमारे लिए वो बहुत कारआमद होते। नहीं, किसी का दबाव नहीं आया और हम किसी के दबाव में आने वाले भी नहीं है। ये काम होने वाला है और जितने भी अतिक्रमण है सब सफा करे बाद ही खत्म होगा। कोरोना से हिफाजत के नाम पर तालीमी इदारों पर लगाई गई पाबंदी के खिलाफ आज कोचिंग क्लास एसोसिएशन भी मैदान में उतरी। एसोसिएशन के अहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लगातार 2 साल से तालीम पर लगी पाबंदियों से तलबा का ज़बरदस्त तालीमी नुकसान हो रहा है। इसी तरह तालीमी इदारे भी तबाह हो रहे हैं। शासनाने मॉल्स, चित्रपटगृह, नाट्यगृह, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था किंवा इतर जे गर्दीची ठिकाणे आहेत यांना 50% क्षमतेने
नियमावलीसह परवानगी दिलेली आहे. मग ज्याच्यावर आपण आपलं करिअर आणि आपल्या राज्याची पर्यायाने देशाची जी अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे ते शिक्षण, हे शिक्षण बंद करून खरंच आपण योग्य करत आहोत का? आणि शिक्षणावर लॉकडाऊन हाच पर्याय आहे का? आपण म्हणाल ऑनलाईन शिक्षण चालू आहे, परंतु ऑनलाईन शिक्षण हे प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचतंय का? आज ऑनलाईनचा फायदा फक्त 20 ते 30% विद्यार्थी घेत आहेत. 70% विद्यार्थी हे ऑनलाईनपासून वंचित राहत आहेत. या सगळ्या गोष्टीचा शासनाने गांभीर्याने विचार करावा. ऑनलाईन ही पद्धती योग्य नाही. मग शिक्षणावर लॉकडाऊन करणे हा पर्याय जर योग्य नसेल तर त्याच्यामध्ये आपण काही पर्याय सुचवू शकतो की जेणेकरून तुम्ही SOP तयार केलेली आहे ती SOP प्रत्येक शाळेंना काटेकोरपणे पालन शाळेने करावं. दिवसाआड विद्यार्थी आपण बोलवू शकतो किंवा 9वी ते 12वीचे जे वर्ग आहेत यांचं तरी किमान शिक्षण चालू ठेवावं. आमची मुख्य मागणी हीच आहे, शिक्षण क्षेत्राला 50% क्षमतेने चालू ठेवण्यास परवानगी द्यावी. प्रत्येक संचालक बांधवाने SOPचं पालन करावं. विद्यार्थ्यांमध्ये डिस्टन्स ठेवावं. जे सॅनिटायझर असेल, मास्क असेल, ऑक्सिमीटर असेल, थर्मल गन असेल, या सगळ्याचा उपयोग करून विद्यार्थ्यांमध्ये म्हणजे काटेकोरपणे कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यास त्यांनी मदत करावी. शासनाला एकच सांगेल की आपण परवानगी दिलेली नाही, परंतु आज 2 वर्षापासून प्रत्येक संचालकांची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आलेली आहे. तुम्ही कोणत्याही प्रकारचं आम्हाला अनुदान देत नाहीत आणि जर आमचे क्लासेस बंद केले तर आमच्या अनुदानाची सोय करावी, अन्यथा आमचे क्लासेस हे ऑफलाईन आम्ही चालूच ठेवणार आहेत. तुम्ही गुन्हे दाखल केले त्याला आमची पूर्णपणे तयारी आहे. स्कूल, कॉलेज और कोचिंग क्लासेस पर लगी पाबंदियां हटाने के लिए रियासत गिर मुहिम के तहत बीजेपी ने आज जिला कलेक्टर समेत मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान को मेमोरेंडम पेश किया. यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने इस मुहिम की तफसील बताई. कोरोनाच्या कारणांमुळे शाळा व शिक्षण या दोन्हीचा खेळखंडोबा झाला होता. यावर्षी 3ऱ्या फेजच्या नावाखाली सरसकट शाळाबंदीचा जो शासनाचा तुघलकी निर्णय होता त्या तुघलकी निर्णयाविरुद्ध भारतीय जनता पक्षानं तीव्र आंदोलन करायचं ठरवलं होतं. पाल्य म्हणजे मुलं आणि पालक यांच्या मनातला असंतोष या सर्व बाबतीतचा शासनाच्या कानावर घालून शासनाला त्या जाग यावी यासाठी भारतीय जनता पक्षानं सर्वप्रथम आज सगळ्या स्तरावर म्हणजे तालुका स्तरावर, जिल्हा स्तरावर, विभागीय स्तरावर प्रशासनाला निवेदने देण्यात आली आणि याचा परिणाम म्हणून शासनाने आज शाळा सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केला. माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, माननीय चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने केलेल्या या आंदोलनाचा हा मोठा विजय आहे. यामुळे शिक्षणाद्वारे मुलांच्या सर्वांगीण विकासाचा मार्ग परत एकदा मोकळा होईल अशी मला आशा आहे. मागील 2 वर्षामध्ये शाळाही बंद आहेत, त्यामुळे मुलांचा सर्वांगीण विकास शारीरिक, बौद्धिक हा पूर्णपणे ठप्प झालेला होता. मुलांना शाळा ही कशी दिसते, शाळा कशी असते, शाळेची शिस्त कशी असते हे सगळं मुलं विसरून गेली होती. यापेक्षा वाईट स्थिती दुर्गम, अतिदुर्गम भागातील, ग्रामीण भागातील गरीब मुलांची झालेली होती. त्यांच्याकडे मोबाईल नाही, टॅब नाही, नेटवर्क नाही, शाळेबद्दल, शिक्षणाबद्दलचा मग सिरियसनेस राहिला नाही. यानं सगळ्यांचं प्रचंड नुकसान झालं होतं. त्यामुळे आता परत एकदा मुलं ही शाळेमध्ये दिसतील आणि त्यांचं नाचणं बागडणं जे आहे हे परत सुरू. घाटी अस्पताल के ओपीडी में जारी ब्लड टेस्ट लेबोरेटरी की जगह अब नाकाफी साबित हो रही है. ओपीडी में हजारों मरीजों की आमदोरफ्त की वजह से लैब के अमले को काम करना दुश्वार हो चुका है. इसलिए लेबोरेटरी को ओपीडी से मुंतकिल करने का मुतालबा किया जा रहा है. घाटी अस्पताल के ओपीडी में मुख्तलिफ अमराज के मरीजों की जांच की जाती है. घाटी के तमाम डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स यहाँ मरीजों की इब्तिदाई जांच व इलाज करते हैं. यहाँ हर दिन हज़ारों मरीज़ आते हैं, जिसकी वजह से हर डिपार्टमेंट के सामने भीड़ लगी रहती है. ओपीडी की इमारत के 127 नंबर सेक्शन में ब्लड टेस्टिंग लेबोरेटरी कायम है. यहाँ मरीज़ों के ब्लड के नमूने लेकर इनकी जांच की जाती है. लेबोरेटरी में अमले की कमी है, काम का बोझ भी है, बेतहाशा बढ़ चुका है. ओपीडी में मरीजों के हुजूम से चलना फिरना भी मुश्किल होता है.
ऐसे हालत में लेबोरेटरी के अमले का यहाँ काम करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। कास्ट ट्राइब कर्मचारी महासंघ के सदर राजू गंगावने ने एडीएन से बात करते हुए ये लेबोरेटरी किसी बेहतर जगह मुंतकिल करने का मुतालबा किया कि पेशेंट एक साथ आ जाते हैं कलेक्शन के लिए भी और रिपोर्टिंग के लिए भी। इतनी कम जगह में हमारे कलेक्शन भी करना और रिपोर्टिंग भी देना ये पॉसिबल नहीं है। तो डीन मैडम से ये रिक्वेस्ट है कि ये स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करो और रिपोर्टिंग की जो कैबिन है वो बाहर करके दो। इसके लिए कंप्लेंट डीन ऑफिस में भी दिए, आरएमओ ऑफिस में भी दिए, पर यहाँ पे कोई कंप्लेंट की कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होती है। 5-6 सालों से हम ये ऐसे ही काम कर रहे कंजेस्टेड प्लेस में। एक साथ पेशेंट आते और पेशेंट के साथ रिश्तेदार आते और एक ही जगह पे रिपोर्टिंग कलेक्शन सब एक ही जगह पे है, इसलिए पब्लिक थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और वो तकलीफ में कौन पेशेंट है कौन रिश्तेदार है वो समझ में ही नहीं आता और किसको कहाँ भेजना है, रिपोर्ट को भेजना है या कलेक्शन करना है वो ध्यान में नहीं आता। बन रहा था तब बोले थे हमारे इंचार्ज ने, लेकिन उनका कुछ सुने नहीं। अब उसका ये नतीजा है सामने। ओपीडीचा पेशंट असताना इथं जागेचा अभाव आहे। जागेमध्ये ॲक्च्युली काय आहे की पेशंट इथं स्ट्रेचरवर येतो, व्हीलचेअरवर येतो, रक्त द्यायला फक्त हा पेशंट जर चेअरवर बसलेला आहे तर दुसऱ्याचा धक्का वगैरे त्याला लागण्याची जास्त शक्यता आहे आणि जे काही कोविडचे नियम आहेत त्याचे पालन होण्यासाठी आम्हाला जागेचा गरज आहे, त्याचा अभाव आहे। त्यामुळे जागा आम्हाला व्यवस्था चांगली करण्यात यावी हीच आमची विनंती आहे। अब वक्त तो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद फिर मुलाकात होंगी। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय औरंगाबाद कर्मचारी पतसंस्था मर्यादित निवडणूक 2022 कास्ट ट्राइब पॅनल प्रमुख विलास उत्तमराव जगताप, सर्वसाधारण उमेदवार विलास जगताप, अनिल जाधव, विक्रम सौदे, सचिन सुंकेवार, बलवान पोहाल, सुनील हिवराळे, राखीव उमेदवार अनुसूचित जाती जमाती प्रेमनाथ सातपुते, विजा मनोज राजपूत, ओबीसी अमोल शेगोकार, महिला राखीव उमेदवार स्नेहा चंद्रशेखर, आशाबाई चव्हाण वरील कास्ट ट्राइब पॅनलच्या सर्व उमेदवारांच्या नावासमोरील ढाल तलवार या निशाणीवर शिक्का मारून या उमेदवारांना प्रचंड बहुमताने विजयी करा। मतदान दिनांक 30 जानेवारी 2022 रविवारी सकाळी 8 ते 4 वाजेपर्यंत। लक्षात असू द्या, निशाणी आहे ढाल तलवार। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना लिखा है, देखो ना मेरी आँखों में तुम, छिपा है मेरा ख्वाब छिपा है, कैसे औरंगाबाद छावनी परिषद के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि छावनी परिषद द्वारा ई छावनी पोर्टल पर ट्रेड लाइसेंस, एम कलेक्ट, पट्टा नवीनीकरण, जन शिकायत निवारण, ऑनलाइन भुगतान, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, पानी एवं सीवरेज संबंधन हेतु ऑनलाइन आवेदन जैसी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है। नागरिकों के लिए ई छावनी पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान हेतु निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध कराई गई है। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, यूपीआई क्यूआर कोड, डेबिट कार्ड। अतः औरंगाबाद छावनी के सभी निवासियों के एहतियात द्वारा यह अनुरोध किया जाता है कि ऊपर दिए गए सभी सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु उक्त पोर्टल में ऑनलाइन भुगतान हेतु का उपयुक्त विकल्पों का उपयोग करें। अधिक जानकारी के लिए छावनी परिषद कार्यालय में संपर्क करें। सभी छावनी वासियों से अपील की जाती है कि अपना घर टैक्स, पानी पट्टी टैक्स और कमर्शियल टैक्स छावनी परिषद में जल्द से जल्द अदा करें। ये अपील छावनी परिषद सीईओ विक्रांत मोरे इन्होंने की है। औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, एमआरपी डिस्काउंट, विश्वास का खजाना, सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी,
चिलीपुरा, औरंगाबाद। एक बार ज़रूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें। बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264। हमारी विशेषताएं: स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी ज़रूरी चीज़ें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, आपकी सेवा में हरदम हर वक्त। बिजली बिल अदा न करने पर लाइट कनेक्शन कट करने की वार्निंग पर मबनी मैसेज भेजकर सार्फिन को गुमराह करने वाले एक धोखेबाज के खिलाफ साइबर सेल में शिकायत दर्ज की जाए। ये हिदायत रियासती वजीर तवानाई नितिन रावत ने महावितरण को दी। रियासती वजीर बराए तवानाई नितिन रावत ने आज एक वीडियो जारी किया जिसमें इन्होंने महावितरण को हिदायत की है कि बिजली सार्फिन को गुमराह करने वाले शख्स के खिलाफ फौरी साइबर सेल से शिकायत की जाए। कुछ दिनों से बिजली सार्फिन को अपने मोबाइल पर ये मैसेज आ रहा था कि अगर इन्होंने बिजली बिल के बकायाजात अदा नहीं किए तो इनकी लाइट काट दी जाएंगी, इसलिए फौरी तौर पर नीचे दिए हुए मोबाइल नंबर पर राब्ता कायम करें। महावितरण ने ऐसे किसी मैसेज से इनकार किया, लेकिन इस मैसेज से बिजली सार्फिन में घबराहट फैल गई थी। इसका इल्म होने पर नितिन रावत ने महावितरण को मैसेज भेजने वाले के खिलाफ सायबर सेल में शिकायत दर्ज कराने की हिदायत की। वीज ग्राहकांची फसवणूक करणारे अनेक मोबाईल संदेश पाठविण्याच्या प्रकाराची आज मी गंभीर दखल घेतली असून संबंधितांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचे सायबर पोलिसांकडे तक्रार करण्याचे निर्देश मी माझ्या महावितरणला या ठिकाणी आज दिलेले आहेत। अशा फसव्या संदेशांना ग्राहकांनी कृपया बळी पडू नये असे आवाहन मी माझ्या सर्व वीज ग्राहक बांधवांना मनपूर्वक या ठिकाणी करतो आहे। केवळ महावितरणच्या अधिकृत वीज भरणा केंद्र आणि अधिकृत ऑनलाईन पेमेंट गेटवेच्या माध्यमातूनच वीज बिल भरावे, याशिवाय सर्व ग्राहकांनी आपले थकीत बिल भरून महावितरणला सहकार्य करावे अशी मी या निमित्ताने आपल्याला नम्रपणे विनंती करतो आहे। कोरोना की मुबैना तीसरी लहर में आंकड़ों का खेल फिर से खौफनाक होता जा रहा है। कारपोरेशन से जारी किए गए यौमिया आदत व शुमार के मुताबिक आज फिर शहर की हुदूद में 336 अफराद वबा से मुतासिर पाए गए। मरीजों के लगातार बढ़ते इन आंकड़ों का मामूलाती ज़िंदगी पर तो कोई असर नजर नहीं आता, अलबत्ता हुकूमत व इंतजामिया के हवास गुम होते नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ क्रेडिट सोसाइटी के इलेक्शन में कास्ट्राइब कर्मचारी महासंघ ने पैनल खड़ा किया है। महासंघ के विलास जगताप ने पैनल के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ क्रेडिट सोसाइटी के इलेक्शन 30 जनवरी को होंगे। इस इलेक्शन में कास्ट्राइब कर्मचारी महासंघ ने मजबूत पैनल खड़ा किया है। महासंघ के विलास जगताप ने आज क्रेडिट सोसाइटी के तमाम वोटर्स से अपील की कि वो इनके पैनल के उम्मीदवारों की इंतखाबी निशानी तलवार पर वोट लगाकर कामयाबी दे। इस मौके पर डॉक्टर अनिल पांडे, सचिन सोलंके, प्रेमनाथ सातपुते, स्नेहा चंद्रशेखर, अनिल जादव वगैरह मौजूद थे। 30 जनवरी को सुबह 8 बजे से और पीर 4 बजे तक वोटिंग होगी। हे कास्ट्राइब कर्मचारी कल्याण महासंघातर्फे कास्ट्राइब पॅनल हे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालय औरंगाबाद येथील पतसंस्थेमध्ये असलेल्या निवडणुकीत उभा करण्यात आलेले आहे। तरी मी सर्व मतदार बंधू भगिनींना विनंती करतो की कास्ट्राइब कर्मचारी कल्याण महासंघाच्या आधिपत्याखाली उभे केलेले कास्ट्राइब पॅनलच्या सर्व मतदारांना प्रचंड मताने विजयी करा। पॅनलची निशाणी आहे ढाल तलवार, ढाल तलवार, ढाल तलवार। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय औरंगाबाद कर्मचारी पतसंस्था मर्यादित निवडणूक 2022 कास्ट्राइब पॅनलच्या सर्व उमेदवाराच्या नावासमोरील ढाल तलवार या निशाणीवर शिक्का मारून प्रचंड बहुमतांनी विजयी करा।
मतदान दिनांक 30/1/2022 रविवार सकाळी 8 ते 4 पर्यंत. तरी माझ्या क्रॉस टाईप कर्मचारी महासंघाच्या सर्व उमेदवाराला बहुमताने विजयी मिळवून द्यावे ही नम्रतेची विनंती. यौम जमहूरिया की तैयारियों के सिलसिले में डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में एक मीटिंग ली गई, जिसमें यौम जमहूरिया तकारीब के इंतजामात का जायजा लिया गया. 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर आम खास मैदान और पुलिस कमिश्नर ऑफिस में परचम कुशाई का प्रोग्राम होगा. कोरोना के लगातार बढ़ते असरात के पेश नज़र तकारीब में कोविड क़वानीन की पूरी एहतियात बरती जाएंगी. आज डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किदा मीटिंग में यौम जमहूरिया तकारीब की तैयारियों का जायज़ा किया गया. डिप्टी डिविजनल कमिश्नर जगदीश मनियार ने मुताल्लिक़ा महकमे के अफसरान को हिदायत की कि यौम जमहूरिया की तकारीब के सिलसिले में हर महकमे को सौंपे गए काम पूरी जिम्मेदारी से निभाए. मीटिंग में एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम, डिप्टी पुलिस कमिश्नर उज्ज्वला बंकर, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर प्रकाश जमधड़े, इंस्पेक्टर प्रशांत सुगरकर, महकमे तामीरात आम्मा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अशोक येड़ीकर, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर बालाजी सोनटके वगैरह मौजूद थे. कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए कारपोरेशन की जानिब से हर हुजूम, शॉपिंग मॉल, घाटी अस्पताल, 4 अहम सरकारी दफ्तर, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर स्वाइप टेस्टिंग की जा रही है. म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेजा ने एडीएन से बात करते हुए इसकी तफसील बताई. तर महानगरपालिकेने वॅक्सिनेशनमध्ये खूप उत्तम काम केलेलं आहे. माननीय आयुक्त सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जे काही वॅक्सिनेशन आहे ते वॅक्सिनेशन फर्स्ट डोस आणि सेकंड डोसचं आमचं खूप चांगलं झालेलं आहे. अबाउट 86% आणि सेकंड डोसचं मोर दॅन 50% आमचं झालं आहे. पण मागच्या 3 जानेवारीपासून जे 15 ते 18 वयोगटातील मुलांचं वॅक्सिनेशनचं उद्घाटन माननीय नामदार आपल्या जिल्ह्याचे जे पालकमंत्री आहेत त्यांच्या हाताने, देसाई साहेब यांच्या हाताने उद्घाटन झालं आहे. तेव्हापासून आपण एक आपलं जे टार्गेट आहे महानगरपालिकेचं ते 70,000 ह्याचं आहे ह्या वयोगटातील. तर आत्तापर्यंत एक 34 ते 35 मोर दॅन 50% आपण हे टार्गेट अचीव केलेलं आहे. तसंच याबरोबरच 10 जानेवारीपासून प्रिकॉशन डोस जे बूस्टर डोस आहे ते बूस्टर डोससुद्धा आपण चालू केलेले आहेत. त्याच्यामध्ये सुद्धा जे फ्रंटलाईन वर्कर, हेल्थ वर्कर आणि अबोव 60 विथ कोमॉर्बिड हे जे सगळे लाभार्थी आहेत त्यांना आपण विविध ठिकाणी कॅम्प अरेंज करून आपल्या सेंटरला कॅम्प अरेंज करून किंवा सेंटरला जे वॅक्सिनेशनचा आपला ड्राईव्ह चालू आहे त्या ठिकाणी त्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे आणि आपण ते बऱ्यापैकी सगळं कव्हर केलेलं आहे. 15 ते 18 वयोगटातील ह्याच्यासाठी आम्ही दररोज एक 20 ते 25 शाळा कव्हर करत आहोत. त्यामुळंच उद्दिष्ट एवढ्या फास्ट आमचं कव्हर झालेलं आहे. आणि महानगरपालिकेचे 4 सेंटर जे आहेत ते कंटिन्युअस याच्यासाठी कोवॅक्सिनसाठी आमचे आहेत. आणि प्रिकॉशन डोससाठी शहरातले जे महानगरपालिकेचे सर्व सेंटर आहेत 70-72 सेंटर, सर्व सेंटर आपले प्रिकॉशन डोस त्या ठिकाणी दिले जातो. नाजरीन, खबर खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. तालीमी हलकों, सरपरस्त और तलबा के आगे झुकी हुकूमत. वबा से महफूज शहरों में खुलेंगे स्कूल व कॉलेज. औरंगाबाद में तालीम पर पाबंदी रहेंगी बरकरार. वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनीस शेख के इस्तीफे की खबर बेबुनियाद. वक्फ चेयरमैन वजाहत मिर्जा ने की इस्तीफे की तरदीद. मांडकी में दरगाह हजरत नूरुल हुदा की जमीन पर कब्जे की कोशिश नाकाम. गैर कानूनी कब्जे पर चला वक्फ बोर्ड का बुलडोजर. और तीसरी लहर में जोर पकड़ रहा है कोरोना ज़्यादा मरीजों के आंकड़ों का खेल. आज शहर में मिले कोरोना के 636 नए मरीज. तो ये थी आज की खबरें. कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और नई खबरों के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की.